हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 10th ऑफ मई का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से नए शब्द आज मिलने वाले हैं इस एडिटोरियल में। सबसे पहले है पाउंड, जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब हिट या बीट कह सकते हो। हिट और बीट रिपीटेडली, हिट और बीट रिपीटेडली, बार बार में प्रहार करना, स्ट्राइक करना, हमला करना, ये होता है इसका मतलब। एक पाउंड करेंसी होती है ना। तो यहाँ पे तो वर्ब है, इसका मतलब हमला करना है, स्ट्राइक करना है। दूसरा है बैक अगेंस्ट द वॉल, तो ये एक फ्रेज है। फ्रेज क्यों है? क्योंकि शब्दों का समूह है। क्यों है फ्रेज? क्योंकि शब्दों का समूह है। 1 2 3 4 4 वर्ड्स हैं, इसलिए ये फ्रेज हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब है इन हार्ड प्रेस्ड सिचुएशन। इन हार्ड प्रेस्ड सिचुएशन क्या मतलब है? मुश्किल स्थिति में, बहुत ही मुश्किल स्थिति में आप हो, आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं बचे, अपने आप को बचाने के लिए एक अंतिम स्टेप आप उठाते हो। इट मीन्स यू आर बैक अगेंस्ट द वॉल। गैल्वेनाइज है वो वर्ब है, इसका मतलब स्पर होता है, इसका मतलब एनकरेज होता है और स्टिम्युलेट होता है। तो ये मतलब है इसके। ठीक है, चाहे आप इसे स्पर कहें या एनकरेज कहें या स्टिम्युलेट कहें, मीन्स प्रेरित करने को बोलते हैं क्या? गैल्वेनाइज। ग्राइंड ऑन, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये है किसका मतलब? ग्राइंड ऑन का। टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक जारी रहना। ठीक है, एज ऑफ नाउ, ये भी एक फ्रेज है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो हो सकता है फ्रॉम नाउ, अब से, फ्रॉम नाउ ऑन, या फिर एट दिस मोमेंट। या तो कहेंगे फ्रॉम नाउ ऑन या फिर कहेंगे एट दिस मोमेंट, इस क्षण। फिर है फील द हीट, ये एक फ्रेज है। फील द हीट एक फ्रेज है। इसका मतलब है एनकाउंटर, एनकाउंटर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एनकाउंटर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल स्थिति का सामना करना। ठीक है, मुश्किल स्थिति का सामना करना। एक है रिलेंटलेस, एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में लेस लगता है, जिन वर्ड्स के एंड में फुल लगता है, वो सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। जिन वर्ड्स के एंड में लेस या फुल लगता है वो क्या होंगे? एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे रिलेंटलेस का मतलब क्या है? परसिस्टेंट कह सकते हो या फिर रिलेंटलेस, नॉन स्टॉप कह सकते हो। परसिस्टेंट, नॉन स्टॉप, लगातार, बगैर रुके, या फिर कंटिन्यूअस कह सकते हो। ये है इसके मतलब। ठीक है भाई, तो इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आज आपको मिलेंगे इस सेशन में। ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा एडिटोरियल। रिलेंटलेस वॉर के नाम से है। वॉर मतलब लड़ाई होती है, युद्ध होता है। रिलेंटलेस का मतलब बताया मैंने, नॉन स्टॉप, परसिस्टेंट, कंटिन्यूअस। तो ऐसा युद्ध जो लगातार चल रहा है। कौन से की बात कर रहे हैं? यूक्रेन और रशिया के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओवर 2 months आफ्टर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ओवर 2 months आफ्टर मतलब 2 महीने से अधिक समय हो गया। ओवर प्रेपोजिशन है, टू न्यूमरल है, ये नाउन है, आफ्टर प्रेपोजिशन होता है। रशियाज इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है अटैक। तो रशिया ने जो हमला किया है यूक्रेन पर, उसको शुरू हुए 2 महीने से अधिक समय हो गया है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है भाई, यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट नहीं किया। रशियाज इन्वेजन, इन्वेजन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब बिगिन है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, फाइनली मैनेज्ड, इसने अंततः मैनेज कर लिया है, टू इश्यू अ स्टेटमेंट। क्या मतलब? अंततः इसने एक स्टेटमेंट जारी किया है। स्टेटमेंट क्या है? कॉलिंग फॉर, डिमांड करते हुए। जब बीच में
कभी आईएनजी आप देखें तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो कंटिन्यूअस एक्शन को डिनोट करता है, दो एक साथ होने वाले कार्यों को दर्शाता है। तो एक तरफ तो यहाँ पे मैनेज किया है, इश्यू करना एक स्टेटमेंट, और क्या करते हुए किया है, तो ये कंटिन्यूअस एक्शन है, तो ये आईएनजी में जाएगा। तो कॉल फॉर मतलब डिमांड, कॉल फॉर का मतलब क्या है, डिमांड। इसे आप आस्क फॉर भी कह सकते हैं, एक ही बात है, मांग करना हो गया। तो ये डिमांड करते हुए अ पीसफुल सोल्यूशन कि एक शांतिपूर्ण हल निकाला जाए। पीसफुल एडजेक्टिव है, मैंने बताया आपको कि जिन वर्ड्स के एंड में लेस होता है, फुल होता है, वो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ये पीसफुल में फुल है, एडजेक्टिव है। एंड बैकिंग द एफर्ट्स, और क्या करते हुए, बैकिंग सपोर्ट करना, बैक का मतलब है सपोर्ट करना, भी बैक का मतलब ऐसे पीठ होती है, पीठ भी हमारे शरीर को क्या करती है, सपोर्ट, तो इसलिए बैकिंग जो शब्द है वो सपोर्ट करना है। सपोर्ट करते हुए द एफर्ट्स ऑफ सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस इन दिस डायरेक्शन, और इस दिशा में जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस उनका नाम है, इनके प्रयासों को सपोर्ट करते हुए। ठीक है, फिर समझना, दो सब्जेक्ट हैं, एक इन्वेजन है, इसकी वर्ब बिगेन है, एक यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल है, वर्ब है मैनेज्ड, ये इसकी वर्ब है। दो वर्ब हो गई, दो सब्जेक्ट हो गए। तो 2 महीने से अधिक समय हो गया जब यूक्रेन ने हमला यहाँ पे किया था, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अंततः उसके बाद 2 महीने के अधिक समय के बाद मैनेज किया है, एक स्टेटमेंट जारी किया, क्या, एक शांतिपूर्ण हल की डिमांड करते हुए स्टेटमेंट जारी किया, और सेक्रेटरी जनरल जिनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है, उनका जो प्रयास है, उन प्रयासों को सपोर्ट करते हुए स्टेटमेंट जारी किया इस दिशा में। ठीक है भाई, तो ये आपका पहला स्लाइड में जो हमने देखा उसमें कुछ सब्जेक्ट वर्ब देख लिए, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स थे नहीं। वाइल द केयरफुली ड्राफ्टेड, भाई ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट का मतलब फॉर्मुलेट करना होता है, निरूपित करना होता है, बनाना होता है। ठीक है, तो वाइल कंजंक्शन है, दैट केयरफुली ड्राफ्टेड स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये स्टेटमेंट है वो नाउन है, ये ड्राफ्टेड है वो एडजेक्टिव है, और केयरफुली यहाँ पे एडवर्ब है। अब ये कैसे पता लग गया, क्योंकि दैट डिटरमिनर है। सबसे पहली पोजीशन जो सेंटेंस में होगी वो डिटरमिनर की होगी, उसके बाद में एडवर्ब आएगा, उसके बाद में एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद में नाउन आएगा। ये एक सामान्य संरचना है, कई बार थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन जनरली हमें यही स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो यद्यपि बहुत सावधानी पूर्वक जो ड्राफ्ट किया गया स्टेटमेंट है, जो वक्तव्य जारी किया गया और फॉर्मुलेट किया गया स्टेटमेंट है, अवॉइडेड, इस स्टेटमेंट ने, ये भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये इसकी वर्ब है, इसने क्या किया, अवॉइड किया एनी रेफरेंस, रेफरेंस के साथ टू है, रेफरेंस का मतलब इशारा मान लीजिए, तो इस स्टेटमेंट में कहीं पर भी वॉर शब्द का या इन्वेजन शब्द का या कॉन्फ्लिक्ट शब्द का, इन्वेजन हमला होता है, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष होता है, वॉर का युद्ध होता है, ऐसे किसी तरफ रेफरेंस नहीं किया गया, इशारा नहीं किया गया। अब ये नया क्लोज स्टार्ट हो गया यहाँ से, क्योंकि वाइल का तो काम ही पता है आपको, दो क्लोजेस को जोड़ना है, दो उपवाक्यों को जोड़ना है, और ऐसे उपवाक्यों को जोड़ना है जो एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठाते हैं, एक दूसरे के विपरीत बातें करते हैं, उनको जोड़ने के लिए हमें यूज करना पड़ता है वाइल। द फैक्ट दैट द 15 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, तो जो फैक्ट है कि 15 जो मेंबर्स है काउंसिल के, इंक्लूडिंग रशिया, जिसमें रशिया भी शामिल है, विच हैज़ वीटो पावर, विच यहाँ पे आ रहा है रशिया के लिए, जिसके पास वीटो पावर है। ठीक है, यूनैनिमसली, यूनैनिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से। ठीक है, विद ऑल अकॉर्ड कह सकते हो, विद ऑल अकॉर्ड, पूरी सहमति से, पूर्ण सहमति से, अग्रीमेंट कह सकते हो, इन अग्रीमेंट, है ना, तो इन अग्रीमेंट मतलब जब आपके सभी के विचार एक जैसे हों, मान लीजिए ग्रुप है आप लोगों का, और ग्रुप है 5 लोगों का लेट से, और पांचों के विचार सेम हैं, सबके सब एक दिशा में ही सोच रहे हैं, किसी बिंदु को लेकर सहमति है, तो आप यूनैनिमस हैं उस चीज़ को लेकर। ठीक है, यूनैनिमसली अग्रीड, तो ये 15 मेंबर्स, इसकी वर्ब अग्रीड, और ये वर्ब की विशेषता बता रहा, तो ये एडवर्ब, ly एंडिंग वर्ड जनरली एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो इसने सर्वसम्मति से सहमत हो गए टू द कॉल, और सहमत किससे हो गए, टू द कॉल फॉर पीस, ये जो डिमांड है शांति के लिए, इससे सहमत हो गए। तो अग्री के शब्द के साथ में आपको एक तो चीज़ ध्यान रखनी है कि अग्री विद समबडी होता है, किसी व्यक्ति से सहमति हो तो विद का प्रयोग करना है, किसी पॉइंट पर सहमति बने तो अग्री टू अ पॉइंट और प्रपोजल,
कोई पॉइंट हो, कोई प्रपोजल हो, उसके लिए हम अग्री टू लगाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये देखो, तो ये सहमत हो गए किस बात से, इस डिमांड को लेकर, शांति की डिमांड को लेकर। शोज ये दिखाता है दैट ऑल साइड्स आर फीलिंग द हीट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, के सभी साइड्स जो हैं फीलिंग द हीट, क्या बताया था, फील द हीट का मतलब है एनकाउंटर अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ये देखो, फील द हीट, एनकाउंटर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एनकाउंटर एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ये होता है। ठीक है, तो सभी साइड्स जो हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट की जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, बेचैन करने वाली स्थिति है, उसका सामना कर रहे हैं, मुश्किल स्थितियों का सामना कर रहे हैं। ऑल साइड्स की वर्ब है आर फीलिंग है। फिर समझना, सब्जेक्ट है स्टेटमेंट, वर्ब है अवॉइडेड, सब्जेक्ट है मेंबर्स, वर्ब है अग्रीड, सब्जेक्ट है ऑल साइड्स, वर्ब है आर फीलिंग। यूनैनिमसली का मतलब सर्वसम्मति से है, विद ऑल अकॉर्ड है। फीलिंग द हीट जो है इसका मतलब है एनकाउंटर करना, सामना करना, डिफिकल्ट सिचुएशन का, अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करना। और बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। इंक्लूडिंग है, प्रेपोजिशन होता है। इंक्लूडिंग का उल्टा जो रूप होता है वो एक्सक्लूडिंग होता है, और वो भी क्या होता है, एक प्रेपोजिशन होता है। तो यद्यपि जो बहुत ही सावधानी पूर्वक ड्राफ्ट किया गया स्टेटमेंट है उसमें अवॉइड किया गया कोई भी रेफरेंस, भाई बात ही नहीं करी वॉर की, इन्वेजन की, कॉन्फ्लिक्ट की, इन तीनों शब्दों की चर्चा नहीं की गई उसमें, फिर भी फैक्ट ये है साहब कि 15 जो सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके, जिसमें रशिया जिसको वीटो पावर शामिल है ना, वो 15 सदस्य जो हैं वो सर्वसम्मति से सहमत हो गए। किस चीज़ से, जो डिमांड है शांति की, इस चीज़ से। तो ये जो फैक्ट है, अब ये फैक्ट भी सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे मिस कर दिए हैं भाई, ये मैंने हाईलाइट नहीं किए, गलती से रह गया। ये फैक्ट की वर्ब है शोज। ये फैक्ट दर्शाता है, दिखाता है कि सारे के सारे साइड्स जो हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट, इस संघर्ष, इस लड़ाई की जो बेचैनी है वो महसूस कर रहे हैं, वो इसका सामना कर रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको? आगे आओ, क्विज ऑफ द डे आ गया। पिछला प्रश्न पूछा था आपको फ्लाउट, क्या पूछा था, फ्लाउट। पिछला सेशन नहीं देखा हो तो देखो, फ्लाउट पूछा था। फ्लाउट का ऑपोजिट मतलब सिनोनिम बताना था, डिफाई होता है, उल्लंघन करना किसी चीज़ का, मतलब एक प्रकार से प्रतिरोध करना, मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना, वो होता है फ्लाउट। ठीक है, वायलेट करना, ये सब है, कोई नियम है उसका उल्लंघन कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, वो फ्लाउट कहलाता है। आज का प्रश्न है जेस्चर का सिनोनिम बताना है। सिग्नल, डोल, वैक्स, स्पूक, चारों ही शब्द बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, आप जरूर से इन सभी को नोट करना, डिक्शनरी में इनका मीनिंग सर्च करिएगा। चारों ही वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, चारों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जेस्चर इंपॉर्टेंट है, डोल इंपॉर्टेंट है, वैक्स इंपॉर्टेंट है, स्पूक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो पता ही होगा सिग्नल क्या होता है। आपको बताना है इसका आंसर, और ज़रूर से इस सेशन को शेयर करना है मैक्सिमम, और एक लाइक ज़रूर करके जाएँ। और एक बात और बता दूं आपको मैं कि टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, आशीष क्लासेस के नाम से है, वहाँ पे इसका पीडीएफ सुबह सुबह ही मिल जाता है आपको। उससे आपका क्या होगा कि आप जब सेशन शाम को देखेंगे उससे पहले पूरा तैयारी करके आएँ, आप पूरे सेशन को पढ़ कर आएँ, मतलब जो भी आपका एडिटोरियल है पढ़ कर आएँ, उसके वोकैब दे रखी होती है उन सबको नोट कर लिया करो, फिर ये रिविज़न हो जाएगा 5 बजे जब आप देखोगे, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, उन क्वेश्चंस का भी एक अच्छा कलेक्शन आप रख सकते हैं, एग्जाम्स में वो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और साथ ही आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर मेंस का बैच चल रहा है, एसएससी सीजीएल मेंस के लिए वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रामर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी आप ज़रूर से जाके विजिट करें। आगे देखो साहब, गोइंग बाई द वोट्स इन द यूएन जनरल असेंबली। गो बाई का मतलब होता है किसी, आप जो कोई बात बोलते हो ना, उसका बेस आपने क्या लिया है। जो भी आपने एक कोई बात बोली है, आपने कोई ओपिनियन रखा है, उसके लिए आपने बेस किसको माना है, किसके अकॉर्डिंग ये बात कह रहे हो, उसके लिए गो बाई यूज़ करते हैं। और जब शुरुआत में आईएनजी लग जाए, ये बात अच्छे से दिमाग में डाल लो, जब शुरुआत में किसी सेंटेंस में आईएनजी लग जाए तो 2 संभावनाएं होती हैं। या तो उसे आप कहेंगे जेरेंड, क्या कहेंगे, जेरेंड, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं वर्बल नाउन, या फिर कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल को हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, ये 2 हो सकते हैं। जेरेंड तब होता जब ये सब्जेक्ट होता, जेरेंड कब होता, जब ये सब्जेक्ट होता, मीन्स इसको देखकर वर्ब लगती। ऐसा नहीं है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यूएन जनरल असेंबली जो संयुक्त राष्ट्र आम महासभा है, ठीक है,
इसमें जो वोट्स हुए उसके अकॉर्डिंग चलते हुए इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, जो अंतर्राष्ट्रीय आम राय है, इज वो है हैवीली, बहुत भारी भरकम तरीके से, अगेंस्ट के विरुद्ध द वॉर, इस लड़ाई के। एंड द यूएनएससी, और ये जो यूएनएससी है, इज एक्सपेक्टेड, इससे ये आशा की जाती है, ये इसकी वर्ब हो गई, टू डू मोर, कि ये कुछ ज़्यादा करे, टू ब्रिंग द वायलेंस टू एन एंड, कि इस हिंसा का एंड कर दे, इसके लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डाले। इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है, उसकी वर्ब इज है, हैवीली है वो एडवर्ब है, अगेंस्ट है वो प्रपोजिशन है, ठीक है। यूएनएससी की वर्ब है वो इज एक्सपेक्टेड है, पैसिव है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। बी का मतलब होता है इज एम आर, बी का मतलब होता है इज एम आर, वॉज वर, इसके अलावा बीन बींग। तो ये कुल मिला के 8 कितने हैं, 8 फॉर्म्स हैं इसके। इनमें से किसी के साथ भी थर्ड फॉर्म अगर लगा रखी है तो सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस का होगा, ठीक है। तो इन वोट्स के अकॉर्डिंग चलते हुए, यूएन जनरल असेंबली में जो वोट्स हुए उसके अकॉर्डिंग चलते हुए, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन जो है वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है इस लड़ाई के, इस युद्ध के, और यूएनएससी से ये आशा की जाती है कि वो कुछ ज़्यादा काम करे, ज़्यादा प्रयास करे इस वायलेंस का एंड करने का। द स्टेटमेंट वॉज इश्यूड, ये जो स्टेटमेंट है इसको जारी किया गया, पैसिव है फिर से, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको जारी किया गया अ वीक आफ्टर, एक सप्ताह के बाद। एक सप्ताह कहाँ से काउंट कर रहे हैं, ये जो मिस्टर गुटेरेस जो बताया था ना सेक्रेटरी जनरल है, इन्होंने जब बातचीत की थी किसके साथ, होल्ड की सेकंड फॉर्म है ये, प्रेसिडेंट्स के साथ। प्रेसिडेंट्स कौन कौन, ये दोनों, ये प्रेसिडेंट हुए रशिया के, मॉस्को में बातचीत हुई, और ये प्रेसिडेंट हुए यूक्रेन के, जो कीव राजधानी है यूक्रेन की, वहाँ पे रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः होता है। तो स्टेटमेंट की वर्ब वॉज इश्यूड, गुटेरेस की वर्ब है हेल्ड, ठीक है। बट हिज मिशन वुड बी सक्सेसफुल, लेकिन उनका जो मिशन है, किनका, गुटेरेस का, उनका मिशन सक्सेसफुल होगा ओनली इफ, केवल तभी होगा, द पार्टीज कंसर्न्ड, याद रखें कंसर्न शब्द जो है वो अगर नाउन के बाद लगता है, यहाँ तो नाउन के बाद ही है, पार्टीज नाउन है, इसके बाद में है, जब एडजेक्टिव नाउन के बाद लगता है, क्या बोल रहा हूँ, जब एडजेक्टिव नाउन के बाद लगता है, जब एडजेक्टिव नाउन के बाद लगता है तो इसे हम कहते हैं पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव नाउन के बाद लगता है तो उसे क्या कहेंगे, पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव, ठीक है भाई। पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के बाद आता है। कंसर्न जब नाउन के बाद आता है तो इसका मतलब होता है रिलेटेड, संबंधित। अगर कंसर्न नाउन के पहले होता है तो एट्रीब्यूटिव होता है, नाउन के पहले होता तो कौन सा एडजेक्टिव होता है, एट्रीब्यूटिव। और एट्रीब्यूटिव होता तो उसका मतलब होता है चिंतित, वरीड। तो कंसर्न के 2 मतलब होते हैं। अगर ये एट्रीब्यूटिव फॉर्म में है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कंसर्न्ड अगर एट्रीब्यूटिव फॉर्म में है, एट्रीब्यूटिव क्या बताया मैंने, नाउन से पहले, अगर एट्रीब्यूटिव अगर ये नाउन से पहले है तब इसका मतलब है वरीड, चिंतित। और अगर ये नाउन के बाद है, मीन्स क्या बताया, पोस्ट पोज्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, रिलेटेड, संबंधित, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो अगर उनका मिशन तभी सक्सेसफुल माना जाएगा तो मिशन की वर्ब जो है वुड बी है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, ओनली इफ, केवल तभी, द पार्टीज कंसर्न, जब जो पार्टी है इस युद्ध में शामिल, जो पार्टीज है संबंधित हैं, शोड सीरियसनेस, यदि ये दिखाएं गंभीरता, इन एंडिंग द वॉर, इस लड़ाई को एंड करने में। भाई उनका मिशन कैसे होगा, वो कह रहे हैं कि शांति स्थापित हो, युद्ध रुक जाए, हिंसा खत्म हो जाए, तो ये तभी होगा जब ये दोनों बात माने, यूक्रेन और रशिया। एज ऑफ नाउ, अगर अभी की बात करें, एज ऑफ नाउ का मतलब क्या होता है, ये हो गया वर्तमान में, ठीक है, एट दिस मोमेंट। नीदर एग्जिस्ट, नीदर 2 में से कोई भी नहीं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, नीदर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर इसके बाद नाउन होता, नीदर के बाद नाउन होता, ईदर भी होता है उसके साथ नाउन होता, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अगर इनके बाद नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है। तो यहाँ तो नाउन है नहीं क्योंकि आगे एग्जिस्ट वर्ब दे रखी है, तो ये प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। 2 में से कोई भी, एग्जिस्ट बियॉन्ड स्टेटमेंट्स, बियॉन्ड मतलब के परे होता है, के परे मतलब जैसे ये लाइन है इसके बाहर, ठीक है, ये है के परे, बियॉन्ड स्टेटमेंट्स, वक्तव्य, एग्जिस्ट करता है, मतलब यूक्रेन और रशिया दोनों में से कोई सा भी केवल स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट के बाहर जाके कुछ नहीं बोल रहा है। कहते हैं कि हमें शांति स्थापित करनी है लेकिन काम नहीं कर रहे उसके लिए, ये मतलब है।
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए रशिया स्टेप्ड अप अटैक्स, क्योंकि रशिया ने यहाँ पे स्टेप अप किया है। स्टेप अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, स्टेप अप मतलब इंक्रीज करना। स्टेप डाउन होता तो क्या होता, डिक्रीज करना, डिक्रीज करना, ठीक है। स्टेप डाउन डिक्रीज, स्टेप अप इंक्रीज। तो एग्जाम्पल के लिए रशिया ने स्टेप अप किया टैक्स को यूक्रेन में, किसके बाद, जब यूएनएससी का स्टेटमेंट इश्यू किया गया, जब यूएनएससी स्टेटमेंट जो है जारी किया गया। फिर से कौन सा वॉइस हो गया, पैसिव हो गया, पैसिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ऑन संडे, जब आप बात करते हो किसी पर्टिकुलर डे की, किसी पर्टिकुलर डेट की, तो ऑन का प्रयोग करना है। क्या बोला, जब किसी पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डेट, क्या मतलब पर्टिकुलर का, उसी दिन उसी डेट की बात करें तो आप ऑन लगाना, ठीक है। तो संडे को 60 पीपल वर किल्ड, पैसिव हो गया, फिर से बी के साथ थर्ड फॉर्म, 60 लोग मारे गए। कहाँ पे, इस जगह पे, ये जगह का नाम है। ऑन मंडे, मंडे को ये फिर से देखो ऑन लग गया, क्योंकि मंडे की बात कर रहे हैं। मिस्टर पुतिन इन हिज विक्ट्री डे एड्रेस, ये विजय दिवस मना रहे थे। मंडे की बात है, कल की बात है, जब मंडे को ये इन्होंने विक्ट्री डे एड्रेस दिया, मतलब संबोधन किया विजय दिवस पर, मार्क करते हुए, चिन्हित करते हुए, बताते हुए, किस बारे में, द सोवियत ट्रायम्फ ओवर जर्मन नाजीज। ये विजय दिवस मनाया जाता है वहाँ पे, क्योंकि इस दिन जो सोवियत संघ है वो जीत गया था जर्मनी के नाजी पर, इन्होंने जर्मनी पर जीत प्राप्त की थी। तो सोवियत ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री। ट्रायम्फ यहाँ पे नाउन है, ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, ठीक है भाई। तो कह रहा है कि मंडे को मिस्टर पुतिन ने अपने विक्ट्री डे एड्रेस में मार्क करते हुए सोवियत ट्रायम्फ को, किस पर, जर्मन नाजीज पर, क्लेम्ड, दावा किया किसने, मिस्टर पुतिन ने। ये इसकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन है। रशियन ट्रुप्स वर डिफेंडिंग द मदरलैंड, क्या दावा किया कि भाई रशियन ट्रुप्स जो हैं, रशिया के जो सेना है वो क्या कर रही है, डिफेंड कर रही है, रक्षा कर रही है मातृभूमि की। इंडिकेटिंग दैट, ये संकेत देते हुए कि द वॉर विल ग्राइंड ऑन, की जो लड़ाई है वो ग्राइंड ऑन रहेगी, मतलब कंटिन्यू रहेगी, लंबे समय तक जारी रहेगी। ये इसकी वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट 60 पीपल वर किल्ड, वर्ब मिस्टर पुतिन सब्जेक्ट, वर्ब है क्लेम्ड, रशियन ट्रुप सब्जेक्ट वर डिफेंडिंग, द वॉर सब्जेक्ट विल ग्राइंड ऑन का मतलब है लंबे समय तक कंटिन्यू रहना। व्हेन ही ऑर्डर्ड द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, जब उन्होंने आदेश दिया था, किस चीज़ का आदेश दिया, याद रखिए ऑर्डर जो शब्द है, अगर ये वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, मतलब सीधा ऑब्जेक्ट लगता है। यू नीड नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन आफ्टर ऑर्डर, बट इफ ऑर्डर हैज़ बीन यूज्ड एज ए नाउन, जब ऑर्डर का प्रयोग हम नाउन के रूप में करते हैं तो आगे फोर लग जाता है, कई बार जनरली फोर लग जाता है। किस चीज़ का आदेश दिया है, वो नाउन के रूप में। क्या बताया, ऑर्डर वर्ब है, ऑर्डर वर्ब है, ऑर्डर वर्ब है तो प्रेपोजिशन नहीं लगाना है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑर्डर नाउन है तो ये फोर लग जाएगा, नाउन है तो फोर लग जाएगा, ध्यान रखना। तो व्हेन ही ऑर्डर्ड द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, जब उन्होंने आदेश दिया, ये ही पुतिन के लिए प्रोनाउन आ रहा है, ये इसकी वर्ब है। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का, फॉर व्हाट ही कॉल्ड, किसके लिए, जो उन्होंने कहा, क्या कहा, इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया, डीमिलिटराइजेशन। मिलिटराइजेशन होता तो सैन्यकरण होता, सैनिकों को बढ़ाना होता, डी लगा दिया मतलब सैनिकों को घटाना है, सैनिकों को हटाना है, ठीक है। एंड डी नाजीफिकेशन, नाजीफिकेशन नाजीवाद, जर्मनी मतलब कि जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है नाजीवाद, उसको डी करना मतलब उसको हटाना, ये नाम दिया ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के। मिस्टर पुतिन मस्ट हैव एक्सपेक्टेड ए क्विक विक्ट्री, तो उस समय उन मिस्टर पुतिन ने मस्ट हैव थर्ड फॉर्म लगा रखे, मतलब ऐसा पक्का रहा होगा। मस्ट है तो निश्चित है, पक्का है, तो मिस्टर पुतिन को पक्का ये विश्वास रहा होगा कि जल्दी से इनको जीत मिल जाएगी, क्विक विक्ट्री मिल जाएगी। हुआ नहीं ऐसा। ही की वर्ब ऑर्डर्ड है, ही की वर्ब कोल्ड है, मिस्टर पुतिन की वर्ब मस्ट हैव एक्सपेक्टेड है। बट यूक्रेन रेजिस्टेंस डिड नॉट ओनली डिनाई द रशियंस दिस, लेकिन यूक्रेन का रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध, मतलब सामने खड़े हो गए, डट कर खड़े हो गए, मुकाबला कर रहे हैं। इस चीज़ ने ना केवल रशिया को इस चीज़ से डिनाई कर दिया कि तुम्हें जल्दी से जीत नहीं मिलेगी, विक्ट्री के लिए दिस आ रहा है, तो ना केवल यूक्रेन का जो रेजिस्टेंस था, यूक्रेन जो सामने खड़ा हो गया, उसने ना केवल रशिया के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया, बट ऑल्सो गैल्वेनाइज्ड वेस्टर्न सपोर्ट, बल्कि इसने स्टिमुलेट किया, सपोर्ट किया, एनकरेज किया, स्पर किया, किस चीज़ को, वेस्टर्न सपोर्ट को, पश्चिमी देशों के सपोर्ट को। गैल्वेनाइज क्या होता है, स्पर होता है, गैल्वेनाइज का एनकरेज होता है, बूस्ट होता है ना, मतलब प्रेरित करना होता है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, तो ये नॉट ओनली है, ये बट ऑल्सो है।
When Western financial military aid hardened the Ukrainian resistance, जब वेस्टर्न मतलब पश्चिमी फाइनेंशियल वित्तीय मिलिट्री सैन्य एड सहायता, हार्डेंड मतलब और अधिक स्ट्रॉन्ग कर दिया किस चीज़ को, द यूक्रेनियन रेजिस्टेंस, यूक्रेन का जो प्रतिरोध चल रहा था, यूक्रेन जो सामने डट कर खड़ा हुआ था, इस चीज़ को द रशियन ट्रूप्स, रशिया की सेना जो है, डेस्पाइट देयर इंक्रीमेंटल टेरिटोरियल गेन्स, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन होता है, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, नोट कर लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसके ऑव नहीं लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, साथ में ऑव नहीं लगता है, तो ऑव कहाँ लगता है, इन स्पाइट में लगता है। तो डेस्पाइट को आप बराबर रख सकते हैं किसके, इन स्पाइट ऑफ के, डेस्पाइट को किसके बराबर रख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ के। दोनों का मतलब क्या होता है, के बावजूद होता है, ठीक है। तो जब वेस्टर्न फाइनेंशियल मिलिट्री एड जो है उसने यूक्रेन के रेजिस्टेंस को और हार्ड कर दिया और स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो रशिया की जो सेना है अपने इंक्रीमेंटल मतलब बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा, ये एडजेक्टिव है, एल दे रखा है, एल एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। टेरिटोरियल गेन्स का मतलब, टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय, गेन्स का मतलब लाभ। तो इन्होंने क्या किया सेना ने कि एक ज़मीन हथिया ली, दूसरी ज़मीन हथिया ली, तीसरी हथिया ली, है ना, यूक्रेन की ज़मीन पर अधिकार करते गए। तो ये जो है इंक्रीमेंटल। ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन की बात है, पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन की बात है, अपीयर्ड टू हैव गॉट स्टक इन द बैटलफील्ड। तो ये जो रशिया ट्रूप्स हैं, इन्होंने हालांकि ज़मीनें तो हड़प ली, ज़मीनें तो हथिया ली, अपना अधिकार कर लिया, उसके बावजूद भी ये ऐसे लगे कि ये फंस गए हैं। स्टक होने का मतलब फंस जाना है, स्टिक की थर्ड फॉर्म है बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में, ठीक है। द स्टेलमेट, अब फंस गए हैं मतलब आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे हटने का साधन नहीं, चारों तरफ यूक्रेन ने घेर लिया। ये स्टेलमेट जो है इसका मतलब होता है ग्रिड लॉक। स्टेलमेट का मतलब क्या है, ग्रिड लॉक। स्टेलमेट का मतलब ग्रिड लॉक। और क्या होता है, और इसको आप इम्पास कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इम्पास। इम्पास प्रतिरोध, गतिरोध, IMPASSE, IMPASSE। द स्टेलमेट हैज़ इंक्रीज्ड, ये इसकी वर्ब, स्टेलमेट बढ़ा है, बढ़ाया है इसने रिस्क को, रिस्क इसकी वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की, ये संघर्ष और बड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। द यूएस नाउ सीम्स, यूएस से पहले द है क्योंकि जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड जोड़ते हैं, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे UAE हो, द लगता है। यूएस अब ऐसा लगता है डिटरमिन्ड टू वीकन रशिया, की ये दृढ़ है, एकदम डिटरमिन्ड है, इसने एकदम से ये कसम खा ली है क्या, कि ये रशिया को वीकन करेगा, रशिया को कमज़ोर करेगा। एज डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन हैज सेड, जैसा कि डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन उनका नाम है, इन्होंने कहा है। रशिया विद इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल, बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब बताया था मैंने कि ये हार्ड प्रेस सिचुएशन है, मुश्किल परिस्थिति है, आपको कोई और चारा नहीं है। तो रशिया जो कि अब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है, इज वार्निंग, अब ये चेतावनी दे रहा है किसका, कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन्स की मदद से, परमाणु हथियारों का हम प्रयोग कर लेंगे, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, ये इन्होंने चेतावनी दी है। द पॉसिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट रशिया वेस्ट कन्फ्रंटेशन, तो जो संभावना है किसकी, सीधा सीधा रशिया और रशिया के सामने आ जाए वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका उसको लीड करे, ऐसी जो संभावना है। कन्फ्रंटेशन का मतलब एनकाउंटर है, मुठभेड़ है, फेस ऑफ है, मुकाबला है, ठीक है। कन्फ्रंटेशन, 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 कन्फ्रंटेशन बराबर क्या लिखोगे, फेस ऑफ, क्या लिखोगे, फेस ऑफ, और क्या लिखोगे, एनकाउंटर, एनकाउंटर, ठीक है। तो सीधा सीधा जो ये इसकी संभावना है, मेक्स, ये पॉसिबिलिटी इसको बनाती है मोस्ट डेंजरस मूवमेंट, कि सबसे ज़्यादा खतरनाक ये क्षण है। मोस्ट डेंजरस एडजेक्टिव डिग्री सुपरलेटिव है इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, वैश्विक राजनीति में। कब से, 1962 से। 1962 में क्या हुआ था, क्यूबा में एक मिसाइल क्राइसिस आया था, उस संकट के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है। ए बोथ साइड्स स्टिल बिलीव, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, एडवर्ब होता है, ठीक है। यदि दोनों साइड्स, रशिया और जो पश्चिमी देश है, यदि उनको ऐसा विश्वास है, यदि उनको ऐसा लगता है कि रैशनल पॉलिसी मेकिंग, रैशनल मतलब तार्किक, लॉजिकल, है ना, लॉजिकल को बोलते हैं रैशनल, तो अगर पॉलिसी मेकिंग में विश्वास है, अगर उनको तार्किक रूप से थोड़ा दिमाग लगा के पॉलिसी बनाने में विश्वास है, दे शुड इमीडिएटली लुक फॉर, तो उनको, किनको, इन दोनों साइड्स को तुरंत ही लुक फॉर में तलाशना चाहिए। लुक फॉर मतलब सर्च करना चाहिए, तलाशना चाहिए। एन ऑफ रैम्प, ऑफ रैम्प क्या होता है, वैसे इसका शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं निकाल पाएंगे आप, मतलब इसका एग्जैक्ट यहाँ पे मीनिंग आपको वैसे निकालना पड़ेगा। ऑफ रैम्प होता है कि कोई
कोई भी मान लीजिए हाईवे पे चल रहा है, ऑफ रैंप हो गया तो उस मार्ग को छोड़कर आप उस ट्रैफिक से, उस हाईवे से अलग रूट पे चले गए हैं। तो ये हाईवे कौन सा है? लड़ाई वाला हाईवे है, जिस पर उस रनवे पे आ गए हैं। अब उससे अलग हटकर, कहने का मतलब उस मार्ग से हट जाओ, उस युद्ध के मार्ग से हट जाओ। ठीक है, इनको ये तलाशना चाहिए। रशिया कैन नॉट आस्क फॉर का मतलब डिमांड करना होता है। कैन और नॉट में स्पेस नहीं आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन और नॉट में स्पेस नहीं लगाना है। रशिया नहीं कर सकता, नहीं डिमांड कर सकता। किसकी? डायलॉग और पीस की। डायलॉग मतलब बातचीत होता है, पीस का मतलब शांति होती है। तो रशिया क्या नहीं कर सकता? डायलॉग और पीस की बात नहीं कर सकता, डिमांड नहीं कर सकता, केवल बातचीत और शांति की डिमांड नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? व्हेन कंटिन्यूइंग टू पाउंड यूक्रेनियन सिटीज। फिर लगातार तो आप यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रहे हो और बात करते हो शांति की, बात करते हो बातचीत की, तो ऐसा नहीं होगा। इट्स वॉर मशीन हैज स्लोड डाउन। इसकी, किसकी? रशिया की। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है। कई बार ये ऊपर ऐसे कोमा मिल जाता है। ये क्या है? ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये जो इट्स है ये पजेसिव है। तो इसकी जो वॉर मशीन है, रशिया की जो वॉर मशीन है, स्लोड डाउन, वो धीमी पड़ गई है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑलरेडी फेसिंग, और इट फिर से रशिया के लिए है, ये पहले से ही सामना कर रहा है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन यूरोप। इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक आइसोलेशन, सेपरेशन, अलग थलग पड़ गया है यूरोप में। ठीक है, एस्केलेटिंग, एस्केलेटिंग मतलब इंक्रीजिंग, एस्केलेटिंग का मतलब इंक्रीजिंग। एस्केलेटर होता है गाड़ी में, बढ़ाता है स्पीड को। तो एस्केलेटिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस संघर्ष को बढ़ाते हुए, ब्रिंगिंग द होल वर्ल्ड इनटू डेंजर, पूरे दुनिया को। होल के पहले दे लगता है, याद रखिए, ओल के बाद लगता है, दे लगता है होल से पहले और दे लगता है ओल के बाद में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इन दोनों चीज़ों का। तो कह रहा है कि ब्रिंगिंग द होल वर्ल्ड इनटू डेंजर, पूरे दुनिया को खतरे में डालते हुए, डज नॉट सर्व। तो ये इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना जो है, एस्केलेटिंग यहाँ पे जेरेंड हुआ। मैंने बताया था कि जब किसी सेंटेंस को स्टार्ट हम करते हैं जेरेंड से, मतलब आईएनजी फॉर्म से, तो वो जेरेंड हो सकता है अगर वो सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट नहीं बनता है तो दूसरी संभावना हमने बताई कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। तो डज नॉट सर्व एनीबडीज इंटरेस्ट, तो यह किसी का भी इंटरेस्ट सर्व नहीं करता है, पूरा नहीं करता है। किसी का भी हित यहाँ पे पूरा नहीं होगा अगर आप पूरी दुनिया को खतरे में डालेंगे, इस लड़ाई को बढ़ाएंगे। इंस्टीड, इसकी बजाय, अब इंस्टीड के बाद में अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट होता तो OF लगाते हैं, ऑव लगाते हैं। प्रिपरेशन ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा एक क्लोज स्टार्ट करते हो तो OF नहीं लगाते हैं, ऑव नहीं लगाते हैं। ठीक है, मॉस्को शुड इमीडिएटली एंड द अटैक्स। याद रखिए, जो भी हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हम जहां राजधानी का नाम पढ़ते हैं तो उस देश की बात करते हैं, तो मॉस्को मतलब रशिया की बात कर रहे हैं। तो इसके बजाय रशिया को क्या चाहिए? तुरंत क्या करना चाहिए? अटैक्स को एंड करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए किसको? UN सेक्रेटरी जनरल के मिशन को। मिशन किस चीज़ का? फाइंडिंग ए पीसफुल सोल्यूशन, मतलब शांतिपूर्ण हल निकालने का। दैट कुड एड्रेस, अब ये कौन सा सोल्यूशन है? ये वो सोल्यूशन है जो एड्रेस कर सके द सिक्योरिटी कंसर्न्स, सुरक्षा चिंताओं को, ऑफ बोथ यूक्रेन एंड रशिया। किसके? दोनों देशों के, इनकी। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।